भारतीय सेना का एक सैन्य कोर है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसे एनसीसी निदेशालय या डीजी एनसीसी के नाम से जानते हैं हम। स्वैच्छिक संस्था है, सरकारी है। पूरे भारत के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेट की भर्ती होती है। कैडेटों को परेड एवं छोटे हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों और कैडेटों को पाठ्यक्रम पूरा करने पर सक्रिय सैन्य सेवा में जाने की कोई बाध्यता नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आपने यदि अपने विद्यार्थी जीवन में एनसीसी ज्वाइन की है तो एनसीसी ये कभी नहीं कहती कि आपको सेना में ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एनसीसी अनुशासन सिखाती है और डिसिप्लिन सिखाती है। और ये जो दो शब्द हैं, अनुशासन और डिसिप्लिन और यूनिटी या यूनिटी एंड डिसिप्लिन, अनुशासन और एकता, ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, इन दो चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि हमने एनसीसी लिया है तो हमको सेना में जाना है, बिल्कुल भी नहीं है। आपका मन करे तो आप सेना की ओर रुख कीजिए। हाँ, ये फायदा जरूर है कि एनसीसी के सर्टिफिकेट यदि आप पूरे प्राप्त कर लेते हो, ABC, तो उसके बाद यदि आप कहते हो कि मुझे सेना ज्वाइन करनी है तो आपको फायदा होगा। इससे आपकी एंट्री डायरेक्ट होगी, केवल इंटरव्यू होगा आपका और आपको सेना में ऑफिसर के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि हमने 3-4 साल अगर एनसीसी को दिए हैं तो एनसीसी का बेनिफिट यही है, इसके जो सर्टिफिकेट है वो बहुत मायने रखते हैं, खास करके सेना भर्ती में। तो इतिहास की बात करें एनसीसी के, तो नेशनल कैडेट कोर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सम्मिलन वाला एक त्रिसेवा संगठन है जो देश के युवाओं को संवार कर अनुशासित देशभक्त नागरिकों में ढाल देता है। एनसीसी की उत्पत्ति को यूनिवर्सिटी कोर्स के साथ जोड़ा जा सकता है। ये शुरुआत हुई थी एनसीसी की। एनसीसी शुरुआत में एनसीसी नहीं था, शुरुआत में विश्वविद्यालय कोर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में इसका नाम बदला गया, 1920 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर कहा गया। इसके बाद में और नाम बदला, 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर के नाम से जाना गया। और उसके बाद महत्वपूर्ण जो था 1948 जो नेशनल कैडेट कोर एक्ट लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में, और फिर अस्तित्व में आया 15 जुलाई 1948 को एनसीसी। ये पूर्ण रूप से नाम आया हमारे पास 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। और हम 1948 के बाद से अब तक आज तक 75वां एनसीसी दिवस में हम आज उपस्थित हैं। 15 जुलाई इसकी तारीख है, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस हुए। तारीख तो फिर एनसीसी स्थापना की तारीख वही है, लेकिन इसको मनाने का जो दिन तय किया गया वो नवंबर का चौथा रविवार तय किया गया है ना। तो 1948 से हम यदि देखें तो आज 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हम देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर हम आए दिन किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बैनर में देखते हैं कि 75वीं वर्षगांठ हम देश की आजादी का भी मना रहे हैं। और आज 75वां एनसीसी दिवस हम मना रहे हैं। तो इसके बाद में मेन जो मकसद था, क्यों एनसीसी की आवश्यकता पड़ी, पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्ध में एनसीसी कैडेट रक्षा की दूसरी पंक्ति में थे। उन्होंने आयुध निर्माणियों की मदद के लिए शिविर आयोजित किए, युद्ध स्थल पर हथियार और गोला बारूद पहुंचाए, शत्रु सेना के पैराट्रूप्स को पकड़ने वाले गश्ती दलों की तरह कार्य किया। एनसीसी कैडेट ने नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, सक्रिय रूप से बचाव कार्य और यातायात नियंत्रण में भाग लिया। 1965 और 71 के भारत पाक युद्ध के पश्चात
एनसीसी के पाठ्यक्रम में संशोधन किए गए और केवल रक्षा की द्वितीय पंक्ति होने के बजाय अब इसमें नेतृत्व के गुणों और अधिकारियों जैसे गुणों के विकास पर बल दिया जाने लगा। कैडेटों को दिए जाने वाले सेना के प्रशिक्षण की कमी करके समाज सेवा और युवा प्रबंधन को अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो इस तरीके से आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब वार होता है तो वार में हमारे जो सैनिक सिपाही है, जो पूरी सेना है, वो हमारी युद्ध में लग जाती है। उनको भौतिक संसाधन, जो संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन संसाधनों की आवश्यकता कौन दे, कौन पूर्ति करे। इसलिए हमारे देश की सरकार ने सोचा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो युद्ध में भाग तो न ले, लेकिन युद्ध में भाग ले रहे सैनिकों के लिए पीछे से कोई सपोर्ट करे, भोजन पानी की व्यवस्था, है ना। कुछ ऐसी आपदाएं होती है, वहां पर बड़ी जान माल की हानि होती है, वहां कोई मदद करने के लिए आ गया है, तो उसमें एनसीसी के विद्यार्थियों को काम में लगाया गया। और इन सबके पीछे उद्देश्य यही होता है कि वो अपने अंदर पर्सनालिटी को डेवलप करें, वो अपने अंदर लीडरशिप के गुण को विकसित करें। और आप देखोगे जितना आप आपके जीवन में आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से अगर सच्चे मन से किसी कार्य को करोगे तो लीडरशिप भी प्राप्त करोगे। लीडरशिप का मतलब ये नहीं, लीडर मतलब नेता नहीं होता है कि आप नेतागिरी करोगे। लीडरशिप हर उस क्षेत्र में आपको मिलेगी जहां पर आपको कुछ काम करना हो, तो वहां सब भीड़ इकट्ठी हो रखी है, लेकिन भीड़ का नेतृत्व कौन करेगा? तो भीड़ का नेतृत्व हमारे एनसीसी के बच्चे करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये चीज सीखी हुई है अपने विद्यार्थी जीवन में। एनसीसी के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं जो रक्षा मंत्रालय द्वारा 2001 में अनुमोदित हुए थे। लक्ष्य क्या है? 3 बिंदु है लक्ष्य के। देश के युवाओं के चरित्र, भाईचारे, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष के दृष्टिकोण, साहसिक अभियानों में रुचि, खेल भावना और निस्वार्थ सेवा की भावना को विकसित करना। तो युवाओं में क्या किया? ये क्रिएटिव काम हो गया, ये इन चीजों को विकसित करना। दूसरा लक्ष्य था कि संगठित, प्रशिक्षित, प्रेरित युवाओं के एक मानव संसाधन का निर्माण करना जो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके और हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहे। ये दूसरा लक्ष्य था। और तीसरा लक्ष्य है सशस्त्र सेनाओं में अपना करियर शुरू करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए के उद्देश्य से वातावरण तैयार करना। ये 3 लक्ष्य है। आपको लक्ष्य मालूम होना चाहिए, पढ़ते रहिएगा इसको भी। आदर्श वाक्य जो एनसीसी का है वो आप सभी को मालूम है, यूनिटी और डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। साथ ही इसमें शपथ भी हम देखेंगे। एनसीसी गान भी है हमारे पास जो अभी हम करेंगे झंडा वंदन के समय। एनसीसी गान हम सब भारतीय है। अब एनसीसी ध्वज, जो हम ध्वज का वंदन करेंगे वहां पर, वो ध्वज में 3 कलर है। आपको एनसीसी का मोनो दिख रहा है, इसमें 3 कलर है। इसका मैं शार्ट में बता देता हूं, आपको मालूम होना चाहिए। आपको एनसीसी ध्वज में लाल, गहरी नीली और आसमानी रंग की खड़ी पट्टियां मिलेगी, दिख रही है। ये पट्टियां एक एक सेना को बताती है। मतलब जो लाल पट्टी है वो थल सेना के लिए है, जो गहरी नीली है वो नौसेना के लिए है, और जो आसमानी रंग की है वो वायुसेना को प्रदर्शित करती है। ध्वज के बीच में आपको जो 3 कलर की पट्टियां हैं उसमें एक हार जैसी रचना बनी हुई है। हार, वो हार को आप एक एक हार को गिनोगे, एक एक फूल को, तो वो 17 मिलेंगे आपको। वो कितने हैं? 17 है। ये कमल के फूलों का जो गोल हार दिख रहा है आपको, ये 17 फूल है यहाँ पर, जो हमारे देश के अंदर 17 राज्यों के निदेशालय जो गठित हुए हैं। हमारे देश के एनसीसी हर स्टेट में एक निदेशालय है, लेकिन हमारे पास 28 राज्य है ना, तो 28 निदेशालय होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं निदेशालय 2-2, 3-3 राज्यों को मिलाकर बनाए गए हैं। जैसे हमारा जो निदेशालय है, ट्रैक्टोट है जो एनसीसी का, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में है।
तो जो कमल के फूलों का हार आपको दिख रहा है उसमें 17 फूल है, जो भारत के 17 एनसीसी निदेशालयों को बताता है। और आदर्श वाक्य देख ही लिया आपने, जो ध्वज की आकृति है वो मुकुट जैसी है। इसका निचले स्तर से लेकर ऊपर तक का जो संगठन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, और एनसीसी का राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो एनसीसी के दृष्टिकोण से देखें तो महानिदेशालय कहलाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, डीजी एनसीसी बोलते हैं दिल्ली में जो है। उसके नीचे आते हैं स्टेट के निदेशालय, जिनको डायरेक्टोरेट बोलते हैं। उसके नीचे आते हैं ग्रुप, मतलब ग्रुप आता है। जैसे हमारा जो ग्रुप है वो इंदौर है, तो एक स्टेट के अंदर 5 से 7 ग्रुप हो सकते हैं। तो जैसे हमारा इंदौर ग्रुप है, इधर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है इकाई, इकाई मतलब यूनिट। तो हमारी जो यूनिट है वो 9 MP बटालियन है। उसके बाद उसके नीचे यूनिट के अंतर्गत विद्यार्थियों के समूह आते हैं। क्या आते हैं? विद्यार्थी समूह, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग, ठीक है। तो जो 17 राज्य निदेशालय हैं, उसमें हमने कहा कि एनसीसी में 3 सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के बच्चे रहते हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के। तो जो 17 निदेशालय हैं उसमें से 12 राज्यों में 12 जो निदेशालय वो थल सेना के हैं, और 2 नौसेना के, और 3 जो है वायुसेना के। इसके लिए जो मैं यहाँ पर जैसे आपको यूनिफॉर्म में दिख रहा हूँ, 2 स्टार है मेरे पास। तो इसके लिए जो एनसीसी ऑफिसर बनाए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, महिला और पुरुष की अलग अलग। महिलाओं के लिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में है, और पुरुष वर्ग एनसीसी ऑफिसर के लिए नागपुर काउंटी में है। निदेशालयों के अंदर ग्रुप बने हुए हैं। तो हमारे देश के अंदर पूरे 95 ग्रुप हैं, उनमें से एक ग्रुप हमारा इंदौर ग्रुप, जिसमें थल सेना के 85, 4 नौसेना की और वायुसेना के 6, और टोटल जो बटालियन है देश के अंदर वो 788 है। हो सकता है इसमें कुछ अपडेट हो गया हो, है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब पूरे एनसीसी को देश भर में संचालित जो किया जाता है उसमें मुख्य भूमिका होती है हमारी भारतीय सेना की। भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स होते हैं, सबसे टॉप का जो ऑफिसर होता है, जो देश का जनरल कहलाता है। थल सेना में जो ऑफिसर होता है वो जनरल कहलाता है। जैसे अभी हमने नाम सुने हैं, जनरल मनोज शर्मा, जनरल अनिल चौहान, जनरल बिपिन रावत थे जो शहीद हो गए, और भी थे। तो देश की सेना का सर्वोच्च पद जो है, तीनों सेनाओं में अलग अलग जनरल, और सेना का ही जो सेकंड होता है जनरल से नीचे, जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। वो लेफ्टिनेंट जनरल हमारे पूरे देश की एनसीसी का मुखिया होता है। भारतीय सेना का दूसरे नंबर का जो पद होता है लेफ्टिनेंट जनरल, वो पूरे देश की एनसीसी का मुखिया होता है, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी बोलते हैं, शॉर्ट में उसको डीजी एनसीसी बोलते हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली में। उसके नीचे अपर डीजी एनसीसी होते हैं, जो मेजर जनरल रैंक के होते हैं, सेना के तीसरे पोस्ट पर जो रहते हैं वो। उसके नीचे सब डीजी एनसीसी रहते हैं, जो ब्रिगेडियर स्तर के रहते हैं, जो राज्य स्तर पर होंगे। फिर जो इंदौर जैसे हमारा ग्रुप है, ग्रुप कमांडर वहां पर बैठते हैं, जो कर्नल रैंक के रहते हैं। और बटालियन में जो हमारी 9 MP बटालियन है, वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का आर्मी ऑफिसर उसको लीड करता है। और नीचे जो है संस्थाओं में बात करें तो वहां पर एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होते हैं जो उसको संचालित करते हैं। तो इस तरीके से सेना का पूरा दबदबा कह सकते हैं। बगैर सेना के एनसीसी चल नहीं सकती है।
है ना, क्योंकि जो अनुशासन और एकता है वो वहीं से आपको बताए जाते हैं। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है।